गुड इवनिंग। आप हैं एक नए सेशन के साथ अनअकैडमी पर और मैं हूं ज्ञान प्रकाश। हम लोग देख रहे हैं प्रतिदिन की भांति संविधान की क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशन। आज तकनीकी का ज़माना है, तो जैसा कि जान रहे हैं कि आज स्टॉर्म भी आजकल आता है, आंधी तूफान भी, और इसलिए कभी कभी जो हमारे नेट का प्रोसेस है कभी कभी बाधित हो जाता है, जिसके चलते कभी कभी क्लासेस आपकी कंटिन्यू जो होती हैं वो रुक जाती हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेमिंग के रूप में लेकर आया हूं, पूरे विश्लेषण के रूप में मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूं। वो टॉपिक इंडिविजुअल चलेगा जब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर डिटेल में, जब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के ऊपर डिटेल में, जब हम बात करेंगे आर्टिकल 32 पर, और हम जब बात करेंगे आर्टिकल 40, 45, 39 पर, जब हम और चर्चा करेंगे 368 पर, हम डिटेल चर्चा करेंगे 9 शेड्यूल्स पर, हम उसके बाद भी चर्चा करेंगे 368 आर्टिकल्स का और आर्टिकल्स नंबर 13 के बीच में डिस्प्यूट पर, और डिफरेंट जो आईएएस से लेकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, बल्कि बौद्धिक क्षमता से, एक विश्लेषण परक मानसिकता से आप उन प्रश्नों को करने में आप सक्षम होंगे। आप मेरे साथ बने रहिए इस अनअकैडमी बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर ज्ञान प्रकाश के साथ। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन जो कि हम लोगों को अनिवार्य रूप से देना होता है। पास में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट था 2005 से लेकर 2010 तक, और उसके बाद लगातार मैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण और अधिगम प्रोसेस से जुड़ा हूं, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 2010 के बाद से मैं आज लगातार आपको 2020 तक लगातार पढ़ाने की प्रक्रिया से मैं अवगत रहा हूं। अभी हमारी जो क्लासेस संविधान के ऊपर चल रही हैं, और हमने एक संविधान का एक 2 प्रारूप बनाया है। एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप है कि सपोज दैट आप अगर सिटीजनशिप, वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है पार्ट 2, एंड पार्ट 2 डील्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द सिटीजनशिप। लेकिन हम आपसे ये बताएं कि सिटीजनशिप के ऊपर अगर हम पार्ट 2 जो 5 to 11 में सिटीजनशिप है, अगर उसकी हम एक्सप्लेनेशन 368 से करने लगे, CAA से करने लगे, NRC के ऊपर करने लगे, अगर हम 1955 के एक्ट के ऊपर करने लगे और सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट से जोड़कर करने लगे, तो क्या जब तक फंडामेंटल राइट की अवधारणा को आप नहीं जानेंगे तो तब तक क्या सिटीजनशिप को सही समझ पाएंगे? इसका मतलब सिटीजनशिप भी पढ़ने के लिए आपको 368 भी जानना है, आपको नेशनल इमरजेंसी भी जानना है, फंडामेंटल राइट भी जानना है। इसलिए मैं यहाँ पर एक प्रयास कर रहा हूँ कि क्यों न पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक फ्रेम पहले किया जाए, और फ्रेम बनने के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में तस्वीर प्रस्तुत की जाए। और इसी प्रयास के साथ आज मैं फिर हूँ आपको एक नए क्लास के साथ, और वह है क्लास जो संविधान के 22 पार्ट्स हैं, उनमें से हम आज बात कर रहे हैं संविधान के 4th पार्ट पर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4th पार्ट में है डीपीएसपी, निदेशक तत्व, जो कि आर्टिकल्स नंबर 36 से लेकर 51 तक। आप समझिए, जो मेरे छात्र हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो इसको समझ रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान से हड़बड़ाने की बात नहीं है। संविधान तथ्यों में नहीं है, संविधान फैक्ट में नहीं है, संविधान अवधारणा में है, संविधान कार्यप्रणाली में है। संविधान के फंक्शन को समझने की जरूरत है और कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्लेषण करने की जरूरत है, नहीं तो बेसिक स्ट्रक्चर से तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं, और आर्टिकल 21 में ही 50 फैक्ट हैं, अवधारणा है। इसलिए बेहतर है कि आप क्लास को किताब के साथ समझें, निश्चित रूप से स्वाध्याय करें। आप किताब पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, सुभाष कश्यप को पढ़ सकते हैं। अगर कुछ नहीं करते हैं तो एक सिंपल सा हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं बता रहा हूं, जो यूनिक है, जो बहुत बड़ी मोटी पुस्तक आती है, उसका कुछ नहीं पढ़ना है, उसका 100 पेज का एक संविधान का आता है, उसमें से उसको फोटो कॉपी करा के आप रख लीजिए, उसको बार बार पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने आज पार्ट उठाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो एक लाइन में इसका मैं परिचय बता रहा हूं कि भाग 4 में है, और इसे जो हमारे भाग जो पार्ट 4th नंबर में
इसके आर्टिकल स्टार्ट होती है 36 से लेकर 51 तक। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दूं कि आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 36 में क्या सिमिलरिटी है, तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। आर्टिकल नंबर 12 में भी जब मैं बताऊंगा उसमें भी स्टेट का डिफिनेशन है, आर्टिकल नंबर 36 में भी जब बताऊंगा तो उसमें भी स्टेट का ही डिफिनेशन है, लेकिन ये डिटेल क्लास में जाएंगे। नहीं तो पता चला कि आपको आर्टिकल नंबर 12 समझने में आपको इसी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मतलब एक क्लास पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसका अर्थ क्या है, 36 से लेकर 51 आपको याद हो जाना चाहिए कि पार्ट 4 में आर्टिकल कहां से कहां तक है, 36 से लेकर 51। आर्टिकल 4 डील द प्रोविजन related to directive principle of state policy which is started from article number 36 to article number 51 in the part 4। तो संविधान के भाग 4 में 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अगर आप एक लाइन में अगर आपको किसी के सामने विश्लेषण के रूप में रखना कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्या इसका कॉन्सिक्वेंस है, क्या इसका परिणाम है, महत्व है, आप एक लाइन में इसको आप विश्लेषण कर सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भारत के समस्त वर्गों, कमजोर, पिछड़ों, समृद्ध, पर्यावरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना, उसके विकास के उद्देश्यों से भारत के संविधान में जिन वाक्यों को, जिन दर्शन को रखा गया, जिन सिद्धांतों को रखा गया है, उन सिद्धांतों का एक विश्लेषणात्मक नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर डायरेक्शन शब्द है, डायरेक्टिव शब्द है। इसका मीनिंग क्या था, कैसे फंडामेंटल राइट्स से अलग है, कैसे ये सरकार के लिए पॉजिटिव वर्क करता है, फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट के लिए नकारात्मक है क्योंकि फंडामेंटल राइट के आगे, उसके अगेंस्ट में, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में इनकॉन्सिस्टेंट ऐसा कोई भी हम लॉ नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स इनकॉन्सिस्टेंट हो, जो उसे विसंगति रखता हो, असंगति रखता हो, जो फंडामेंटल राइट को लिमिट करता हो, उसके अधिकार को सीमित करता हो। फंडामेंटल राइट के खिलाफ पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना सकती। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक जितने भी प्रोविजन दिए गए हैं वो यही कहते हैं कि जब समय आएगा, जब गवर्नमेंट हमारी कैपेबल होगी, जब उसके पास कैपेसिटी होगा, जब जैसे जैसे वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तब तक जनता के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट में संसद कानून बना सकती है उनके वेलफेयर के लिए। तो मैं इसके मीनिंग से उठाता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मीनिंग क्या है। आप आइए इसके हेडिंग से हम समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हम मैप से समझ सकते हैं, हालांकि मैप ज्योग्राफी के विषय है, लेकिन मैप से समझने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। और जब इसका मुख्य क्लास, मेन क्लास होगा जिसमें हम विश्लेषण, फंक्शनिंग और उसका लीगल इंटरप्रिटेशन करेंगे, जिसमें बहुत लंबा एक दायरा चाहिए, 2 घंटे की क्लास, उसमें हम देखेंगे उसका डिटेल। आज हम इंट्रोडक्शन पर चर्चा करते हैं। हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैप के साथ। मैं छोटा मैप बना रहा हूं, लिमिट है, बोर्ड छोटा है।
तो देखिए, इस टॉपिक की जरूरत कहाँ पड़ी, तो इस टॉपिक के थोड़ा एक बार इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसका मीनिंग क्या है उसके साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब डायरेक्टिव किससे बना है? डायरेक्टिव बना है डायरेक्शन से, ठीक। और डायरेक्शन मतलब क्या होता है? किसी को निर्देशन करना, किसी को गाइडलाइन देना, किसी को बताना, किसी को समझाना, किस लिए? उसके भलाई के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए। किसी को हम कुछ समझाते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तो उसी तरह से जब हमारा देश, जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को जो इस भारत को आजादी मिली, तो आप उसके पहले जान रहे हैं कि हमारे यहाँ 200 से ज्यादा सालों तक अंग्रेजों का एक हम उपनिवेश के रूप में रहे, उनके कॉलोनी के रूप में रहे। उन्होंने हमारा जमकर एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने भारत का इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर तरह का मैक्सिमम जो लेवल हो सकता है एक्सप्लॉयटेशन का, उन्होंने किया। हमारे देश के रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को, हमारे इनकम को, आमदनी को उन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। किसी विद्वान ने कहा कि अंग्रेज वह थे एक स्पंज लेकर आए थे जो गंगा नदी के मौत पर, गंगा नदी के मुहाने पर रखते थे और उसका पानी उसमें सोख कर जाकर लंदन में टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देते थे। कहने का मतलब शॉर्ट में आप संक्षेप में समझिए कि भारत 200 साल के अंग्रेजों के गुलाम में भारत की मैक्सिमम आर्थिक दोहन, मैक्सिमम इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन अंग्रेजों के द्वारा हुआ। बाकी चीजें हुई, लेकिन भारत को उन्होंने गरीब बना दिया, निहत्था बना दिया, बेरोजगार बना दिया। और इस रूप में जो 200 साल तक उन्होंने हमें भारत को लूटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, बहुत सारी किताबें उस पर चर्चा की जा सकती हैं। मैं एक शब्द कहता हूं कि जब उन्होंने भारत को छोड़ा तो इस भारत को कैसा छोड़ा? भारत के पास क्या था? तो भारत के पास गरीबी थी, भारत के पास भूखमरी थी, भारत के साथ कोई रोजगार नहीं था, भारत की पर कैपिटा इनकम नहीं थी, भारत के पास न इनकम थी, न बाजार था, न रोजगार था। जब इनकम नहीं तो डिमांड नहीं, और जब डिमांड नहीं तो प्रोडक्शन नहीं, जब प्रोडक्शन नहीं तो एम्प्लॉयमेंट नहीं, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं तो इनकम नहीं, रोजगार नहीं। तो इस तरह से भारत में बेरोजगारी थी, इलिटरेसी थी, और किसी भी देश के हाथ में कुछ काम नहीं था। कुछ लोग के हाथ में पूंजीपति थे, जमींदार थे। भारत में न पुल थे बढ़िया, न सड़क थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न विश्वविद्यालय ठीक थे, न हमारे पास बहुत ज़्यादा IITs थी, न हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, न हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था। अंग्रेजों ने रेल जरूर बनाया, लेकिन रेल जब वो बनाए तो उन्होंने मैपिंग कहाँ किया? मैपिंग किया छत्तीसगढ़ के खदानों में, मैपिंग किया उन्होंने रेल रूट का झारखंड के खदानों में, और मैपिंग क्या उन रेलवे को, उस कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने में, और बंदरगाह से पहुंचाने में, पोर्ट से पहुंचाकर सीधे जहाजों में लाद कर लंदन तक छोड़ने में, और वहां से कच्चे माल को बना बनाया माल फिर हमको बेचने में, और फिर हमसे इनकम लेकर फिर वापस लंदन में, इंग्लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए। कुछ भी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट जबरदस्त थी, अकाल था, भुखमरी थी, 2-2 करोड़ लोग अकाल में मारे जाते थे। मैन मेड अकाल था। अंग्रेजों ने यहाँ के प्रोडक्शन को भी, यहाँ को सरप्लस को भी, रेवेन्यू को भी, सरप्लस प्रोडक्शन को लगान के माध्यम से लेके चले जाते थे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने बहुत ही बेहतर ग्रेट वर्क किया भारत के लोगों के लिए, उनको सैल्यूट होना चाहिए। कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे तो भारत की स्थिति को समझ रहे थे। वो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवाद थे, राष्ट्रवादी थे, और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम पीढ़ी के प्रथम व्यक्ति थे जो राष्ट्र के बारे में सोचते थे। और संविधान लिखने के बाद जब पुस्तक लेकर बैठे तो उन्होंने ये सोचा कि क्या हमारे देश के लगभग 80% गरीबों का क्या होगा, हमारे देश के 80% पिछड़े गांव तक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे पड़ेगा, वहां सड़क कैसे बनेगी, पोस्ट ऑफिस कैसे खुलेगा, रोजगार कैसे मिलेगा, उत्पादन कैसे होंगे, नहर कैसे होगा, एजुकेशन कैसे होगा, सिंचाई कैसे होगा, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे, पहाड़ के नीचे के गांव में शिक्षा कैसे पहुंचेगी, और पहाड़ जंगल के दूर का गांव आपके शहर से कैसे जुड़ेगा। बहुत बड़ी समस्या थी। प्राइवेट उद्योगपति, पूंजीपति पहाड़ के नीचे उस गांव तक सड़क नहीं बनाते, उस गांव में स्कूल नहीं खोलते, उस गांव में मार्केट शोरूम नहीं खोलते, उस गांव को रोजगार वो नहीं देते, क्योंकि वहां तक उनका प्रॉफिट, वहां पर इन्वेस्ट करने में प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए संविधान, समझिएगा इस चीज को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों ने सोचा कि ये देश तब विकसित होगा,
ये देश तब विकसित होगा जब इस विकसित में कन्याकुमारी के गांव से लेकर श्रीनगर के गांव तक और गुजरात के भुज से लेकर आपको नागालैंड और ये मणिपुर के आपको ईटानगर तक जब आपकी सरकार जब उन क्षेत्रों में वंचित क्षेत्रों में जब सरकार काम करेगी तब ये देश विकसित होगा। और इसके लिए जरूरत है कि सरकार आगे आए, जरूरत है कि पब्लिक सेक्टर आए, जरूरत है कि गवर्नमेंट बढ़ चढ़कर काम ले। लेकिन समस्या ये थी कि सरकार के पास अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने तक भी फंड नहीं था। सड़क बनाना दूर, शिक्षा देना दूर, तो सबको शिक्षा देना था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, RT हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल नंबर 21A के तहत 6 से 14 वर्ष बिटवीन 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उनको आज सरकार का फंडामेंटल ड्यूटीज है कि सरकार उनको आर्टिकल नंबर 45A के तहत हमें राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा हमारे गांव में पहुंचा रही है कि गांव में 2-2 स्कूल। उस समय देश में जब स्कूल का वातावरण था तो कमिटी पेमेंट देती थी। 1950-60 के दशक में सरकारी पेमेंट हाई स्कूल तक नहीं मिलता था। क्यों? कि सरकार के पास फंड नहीं था। क्यों फंड नहीं था? बाजार नहीं था। क्यों बाजार नहीं था? डिमांड नहीं था। क्यों डिमांड नहीं था? एम्प्लॉयमेंट नहीं था। एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगा। पूरे देश में बेरोजगारी चरम स्तर पर थी, अशिक्षा चरम स्तर पर थी, हमारे क्या स्किल्ड मैन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो संविधान बनाने वाले लोगों ने जब संविधान सभा में चर्चा की तो कहा कि ये अब इस देश का अगर विकास करना है, भारत का विकास करना है, तो इसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। किस रूप में? क्या कहा गया? क्या कहा गया? देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा यह गया कि इसका मीनिंग समझिए पार्ट 4 को। इसमें यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली लोगों ने यही कहा कि ठीक है, हम आज सबको शिक्षा नहीं दे सकते, हम आप मनरेगा नहीं चला सकते, हम विद्यालय की स्थापना नहीं कर सकते, हम उस समय सबके लिए स्वास्थ्य नहीं दे सकते, टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते थे। कब? 1950 में। एक छोटा सा घर बनता है तो उसको भी डेवलप करने में 10-20 साल लग जाते हैं। इन लोगों ने एक डेवलप किया कंसेप्ट, क्यों नहीं एक ऐसा चैप्टर इसमें जोड़ा जाए जिसमें हम लोग ये वर्क डिजाइन करें, एक थ्योरी दें, एक सिद्धांत दें, एक मोरल एथिक इंपोज करें आने वाली गवर्नमेंट के ऊपर, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख दें कि जैसे जैसे भारत की सरकार, भारत के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे जैसे देश इकोनॉमिक रूप से हेल्दी होते जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, उनके इंस्टीट्यूशन, उनके जो विंग हैं, वैसे वैसे देश के अंदर पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड पीपल, रिमोट एरिया, दूरस्थ क्षेत्र में वो डेवलपमेंट का काम करेंगे, वहाँ एजुकेशन स्थापित करेंगे, वहाँ पर कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए उनको एक मिनिमम इनकम देंगे, गांव तक शिक्षा पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री सड़क, मतलब इन फ्यूचर में उन्होंने सोचा 1946 में कि वहां तक सड़क पहुंचाएंगे, अस्पताल पहुंचाएंगे, पानी पहुंचाएंगे। ये सब उन्होंने, चूंकि उन्होंने कई देशों का, हमारे पास DPSP आयरलैंड का लिया गया है। आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। इसका सिद्धांत थोड़ा समाजवादी है, सोशलिस्ट अप्रोच है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट मतलब सरकार, मतलब राज्य की पॉलिसी। इसमें यह कहा गया है कि डायरेक्शन, किसको डायरेक्शन? जो स्टेट पॉलिसी बनाएगी। तो मैं बता रहा था कि संविधान वाले लोगों ने उस समय कहा संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, कि एक चैप्टर हम लोग लिख दें और कहें कि भविष्य में इसमें लिखा गया, जो लिखी गई जो बातें हैं, उसको सरकार जैसे जैसे इन फ्यूचर इकोनॉमिक रूप से हेल्दी होते जाएगी, वैसे वैसे पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो ऑब्जेक्टिव है जनता के लिए, पब्लिक के लिए, रिमोट एरिया के लिए, पुअर के लिए, रूरल एरिया के लिए, जैसे जैसे जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे जैसे सरकार, गवर्नमेंट इकोनॉमिक रूप से हेल्दी होगी, वैसे वैसे 36 से लेकर 51 तक के कंटेंट को वो पूरा करेगी, क्योंकि इससे हमारे देश का भला होगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम डाला गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए इसका मीनिंग अब हम समझते हैं। डायरेक्टिव मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन किसको देना है आप बताइए? डायरेक्शन किसे देना है? डायरेक्शन किसे देना है? तो स्टेट को। और स्टेट मतलब क्या हुआ? सरकार। स्टेट मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट।
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन देना है। देखिए डायरेक्शन किसको देना है? स्टेट को। स्टेट को किस लिए? कि जो स्टेट पॉलिसी बनाएगी, जो स्टेट नीति बनाएगी, जो स्टेट सिद्धांत बनाएगी। तो डायरेक्शन देना है स्टेट के पॉलिसी को, सरकार के कानून को, देश के कानून को डायरेक्शन देना है। राज्य के नीति, जो राज्य जो नीति बनाएगी, क्या नीति बनाएगी, किस तरह की नीति बनाएगी, उसके लिए इस चैप्टर में 36 से लेकर 51 में स्टेट किस प्रकार की एक मिनिमम पॉलिसी को मेंटेन करेगी, उसके लिए राज्य के नीति, स्टेट की नीति के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने एक निर्देशन दिया है, एक डायरेक्शन दिया है कि इन फ्यूचर में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की चीजों को आप भविष्य में इसको लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, इन्फोर्स करेंगे और जनता को, पब्लिक को मैक्सिमम जो उनके मिनिमम रिक्वायरमेंट मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाएंगे। आज आप देख रहे हैं मनरेगा के तहत मजदूरों को मिनिमम गारंटी पैसे की दी जाती है। काम नहीं है तो सरकार पैसा देगी। किसानों को 2-2 हजार रुपया किस्त में, साल भर में 6,000 रुपया डायरेक्ट केंद्र से उनके डायरेक्ट। कोरोना काल में देखिए करोड़ों किसानों को ये कहते सुने होंगे कि कल मेरे रात में 2,000 रुपया मेरे अकाउंट में आया। उनको एक बैग पता चला कि 2,000 आ गया। तो क्यों ये संभव था 1947 में? नहीं, लेकिन ये जरूर 1947 में 48 में लिखा गया था कि सरकार ऐसा काम करेगी गरीब मजदूरों के लिए, उनके मिनिमम गारंटी, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, लिविंग, मिनिमम वेजेस, एजुकेशन, सबके लिए काम करेगी। इसलिए हमारे 36 में से लेकर 51 में कई चीजें लिखी हैं। जैसे आपको मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, जैसे आपको 37 में लिखा है कि इस भाग 36 में डिफिनेशन, 37 में लिखा गया कि जो इस चैप्टर में जो चीजें लिखी हैं उसको सरकार पूरा करेगी। 38 में क्लियर कर दिया गया कि राज्य हमेशा लोक कल्याणकारी कार्य करेगा। स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सरकार का काम होगा कि वो हमेशा वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर का काम करते करेगी और जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज अच्छे होते जाएंगे वो पब्लिक के लिए निश्चित रूप से वो वेलफेयर का काम करेगी। 38 में कहा सरकार, 38 में कहा गया कि राज्य लोक कल्याण में वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। और फिर कहा गया कि इस तरह की चीजों को 39 में कहा राज्य उसको फॉलो भी करेगी। आने वाली सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए कामों को फॉलो भी करेगी। और आर्टिकल 39 के क्लॉज ए में कहा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इन फ्यूचर में कहा कि सब आदमी, तभी हमारा देश मजबूत होगा जब सबके लिए समान न्याय मिलेगा। और इसी तरह से डेमोक्रेसी तब सफल होगी जब गांव तक डेमोक्रेसी पहुंचेगी। लेकिन आर्टिकल 40 यह कहता है कि विलेज पंचायती राज की बात करता है। तो पंचायती राज की बात करता है तो याद रखिए हमारे देश में खाने को तो पैसा नहीं था, तो फंड कहां से जाता गांव में पंचायती राज के लिए? मुखिया को फंड कहां से मिलता? उनकी बजट कहां से बनती? मुश्किल से हम पार्लियामेंट का इलेक्शन और विधान लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हम करवा पाते थे। उसके लिए भी 6-6 महीना लग जाते थे, 3-3 महीना लग जाते थे। और हमारे पास नहीं इतनी इकोनॉमिक हेल्दी कंडीशन था 1950-60 के दौरान कि हम हर गांव में इलेक्शन कराएं, थर्ड फेज का भी इलेक्शन कराएं। थर्ड लेयर गवर्नमेंट का जो पंचायती राज होता है, केंद्र, राज्य और पंचायत, तो पंचायत का इलेक्शन कराने से संभव नहीं था, बल्कि उन्हें फंड देना पड़ता, उनको रिसोर्सेज देना पड़ता। केवल कोई पॉलिटिकल रूप से मुखिया का चुनाव ही नहीं कराना था। नहीं पैसा था। क्यों पैसा नहीं था? सरकार के पास टैक्स नहीं था, रेवेन्यू नहीं था। क्यों टैक्स नहीं था? कि उतनी इनकम नहीं थी, उतने मार्केट नहीं थे, उतने टैक्स पेयर नहीं थे, उतना किसी तरह का बाजार और डिमांड सप्लाई, रोजगार और हमारे जो जीडीपी उतनी सशक्त मजबूत नहीं थी कि उतने बड़े टैक्स को इकट्ठा किया जाए। इसलिए लेकिन संविधान बनाने वालों ने यह सोचा था कि लोकतंत्र की पहुंच जब तक इस समाज के लास्ट बेंच पर, अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक लोकतंत्र जब तक नहीं पहुंचेगा, डेमोक्रेसी जब तक समाज के एक्सक्लूडेड मैन तक, अंतिम वंचित व्यक्ति तक, लास्ट बेंच पर बैठे हुए, लास्ट पॉइंट पर बैठे हुए, जब तक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से नहीं जुड़ेगा, डेमोक्रेटिक एक्टिविटी से नहीं जुड़ेगा, डेमोक्रेटिक बिहेवियर से नहीं जुड़ेगा, तब तक हमारे डेमोक्रेसी सफल नहीं होगी। इसलिए जरूरत था
कि डेमोक्रेसी का जो थर्ड लेयर है, जो लोकल गवर्नमेंट के रूप में जानते हैं, उसका निर्माण किया जाए। इसलिए 1946 से जब संविधान लिखना चालू किया गया तो उस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के प्रोसेस में आर्टिकल नंबर 40 को इसमें डाला गया, विलेज पंचायत। और आज हम सशक्त थे, मजबूत थे, हेल्दी इकोनॉमी हुआ और हमने 73 अमेंडमेंट के द्वारा और 74 अमेंडमेंट के द्वारा 93 में जो 73वां 74वां 73 एंड 74 अमेंडमेंट हुआ, उसके द्वारा हम पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी दोनों को हमने अपने लागू किया। अपने देश में लागू ही नहीं किया बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में हमने एस्टैब्लिश किया, संवैधानिक संस्थाओं के रूप में। आज हर 5वें वर्ष इलेक्शन होता है। विदाउट इलेक्शन आज हर गांव का हर व्यक्ति हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जुड़ चुका है और लोकतंत्र का निर्माण गांव तक पहुंच चुका है। इसी तरह से आर्टिकल 45 में एजुकेशन की बात कही गई है कि सरकार सबके लिए शिक्षा क्या व्यवस्था करेगा। क्या जब आज़ादी के जब हम तुरंत आज़ाद हुए थे, क्या संभव था कि अरबों खरबों शिक्षकों को जो उनका बजट एजुकेशन का बजट था उतना, तो जितना आज एजुकेशन का बजट है उस समय उतने पूरे भारत का बजट नहीं था। तो हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन ये टारगेट था कि हमारा देश का हमारा हर व्यक्ति हमारा नागरिक है और प्रत्येक नागरिक, एवरी सिटीजन शुड बी लिटरेट, प्रत्येक नागरिक शिक्षित होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, स्किलफुल होने चाहिए। इसलिए हमने 45 आर्टिकल्स डाल दिया था कि इन फ्यूचर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर काम करेगी। 46 में SC ST के डेवलपमेंट के लिए कहा गया है। 47 में न्यूट्रिशन के लिए कि हर बच्चा कुपोषण मुक्त होगा, आज आंगनबाड़ी है देखिए। उसी तरह से 48 में एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के सेफ्टी के लिए कहा गया कि सरकार प्रमोशन करेगी एग्रीकल्चर वर्क के लिए, बागवानी के लिए, सरकार कृषि के लिए, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज के लिए पैदा करेगी, उनको सपोर्ट करेगी। आज बहुत सारे सब्सिडी दिया था, इरिगेशन का सरकार गवर्नमेंट काम करी है, गवर्नमेंट डैम का काम कर रही थी। और इसी प्रकार जो हमारे देश में नेशनल मॉन्यूमेंट है, जो हमारे देश में राष्ट्रीय चीज़ें हैं, उनको सरकार सुरक्षित भी करेगी। और इसी 451 में कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास भी करेंगे, उसमें सहयोग भी देंगे और हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट से लगातार उसके मेंबर हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने अच्छे पवित्र उद्देश्यों के साथ लिया गया। एक एक आर्टिकल आपके जनरल स्टडी में यूज होगा, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक जितने आर्टिकल्स हैं उस पर सरकार हजारों काम कर चुकी है। आपको बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर बुलेट के देखिए, उसमें कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे 1990 से लेकर 2020 तक या 1990 से लेकर 2020 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को सरकार कंप्लीट करने में, पूरा करने में कहां तक सफल हुई, उदाहरण के साथ, अनुच्छेद के साथ उसका विश्लेषण करिए। मतलब एक एक आर्टिकल्स को लिखिए। जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 45 में था कि सरकार एक एजुकेशन मतलब 6 से पहले तो 6 वर्ष का था और मतलब उसके बाद में उसका इशू था, एक ऑब्जेक्टिव था कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करेगी। अब उसके लिए देखिए आज क्या है, आज आंगनबाड़ी केंद्र शिक्षा के लिए है, टोला हमारे का शिक्षा मित्र बने, फिर हमने शिक्षा का कानून बनाया। हमने 2009 में पार्लियामेंट 2066 संविधान संशोधन के द्वारा हमने शिक्षा का कानून बनाया। उसके बाद हमने उसको 2009 में पार्लियामेंट से पास करवाया, 2010 से हमने उसको लागू किया। कहाँ 1947 में आज़ादी मिली है और एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 के तहत 21A में यह कहा गया है कि सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। हमारा 21 के तहत फंडामेंटल राइट है। और आज हमें गांव के बगल में, और वही नहीं, एजुकेशन तो मिल ही रहा है। और 47 में हमारे क्या कहा गया था कि न्यूट्रिशन, हमारे देश का कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, इसलिए न्यूट्रिशन के लिए 47 में उस समय लिखा गया था कि सरकार देश को कुपोषण मुक्त होने के लिए, देश को हेल्दी होने के लिए सरकार न्यूट्रिशन की व्यवस्था करेगी। और आज स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है। जब हम लोग बचपन में थे तो कभी भी खाने की व्यवस्था नहीं थी स्कूल में। आज वहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी चल रहा है और फूडिंग प्रोसेस भी चल रहा है। बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, अंडे दिए जा रहे हैं, उनको दूध दिए जा रहे हैं, खिचड़ी दी जा रही है और इतना हेल्दी प्रोटीन युक्त चीजें दी जा रही है। कहाँ पहले पेमेंट तक नहीं था, स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी, आज एजुकेशन के साथ हम न्यूट्रिशन की भी बात कर रहे हैं और आगे चलकर हम गारंटी देंगे एम्प्लॉयमेंट की भी। नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे पास भत्ता मिलेगा, अलाउंस मिलेगा।
तो इस रूप में हम अगर देखते हैं तो 30 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देश के लोक कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए था। इसलिए प्रश्न आता है कि राज्य के लोक कल्याणकारी है ना, वेलफेयर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट के रूप में बदलने की बात की गई है, या वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट किस पार्ट में डील किया गया है, अर्थात लोक कल्याणकारी अवधारणा संविधान के किस चैप्टर में डील किया गया है, तो वह पार्ट 4 36 से लेकर 51 तक, और टॉपिक का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये सरकार के लिए सकारात्मक है, सरकार इस पर पूरा फंक्शनिंग करेगी, पूरा एक्शन बनाएगी, और इस तरह से अगर इसके द्वारा कुछ पॉजिटिव वर्क फंडामेंटल राइट को ओवरलैप भी करता है, ओवरलैप भी करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को वहां पर सुपरमेसी दी जाएगी, उसको लागू किया जाएगा, क्योंकि फॉर द पब्लिक है, टू द पब्लिक है, और पूरा टू द नेशन है, डेवलपमेंट है, फॉर द पुअर पीपुल है, स्ट्रेंथिंग द कंट्री है, और इसलिए राज्य के लोक कल्याणकारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, एक देश के बेहतर भविष्य की कामना के साथ है। धन्यवाद। मैं इसके साथ अगले सेशन में आपसे मिलूंगा लाइव।